चैप्टर 13। तो पीटर कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक एस रिंग वाला कैसा दिखता है एंड कैसा होता है एस रिंग वाले से मार खाना। तो फादर कहता है कि पोस्चर तो क्या कर सकता है पोस्चर, हा 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 हा, तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो भी? तो यहाँ पे फादर कहता है मैं यहाँ 14 साल से काम कर रहा हूँ, है ना, और मैंने अभी तक पोस्चर नहीं देख रहा। हमें इस बच्चे को बताना ही होगा कि हम है कौन। मिस्टर जोंग, बता दो इस लड़के को, सेंड टू हिम टू द गॉड। फिर फादर देखता है मिस्टर जोंग तो चुप बैठे हैं और वो कहता है मिस्टर जोंग आप इस तरह खड़े क्यों हैं? एंड यहाँ पे डायरेक्टर भाई साहब बिल्कुल एकदम सुट चुपचाप खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे डायरेक्टर सोच रहा है कि ये बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और एक डी रैंक वाला है, और मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। इसके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई शील्ड बचाव करने के लिए। दी ओनली थिंग इसके पास जो भी है वो है एक ये क्या नाम है इसका, तस्वीर। उसके हाथ में तस्वीर है जो कि चर्च में रहता है ना, वो वाला। इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसकी आंखों में ये ऊरा कैसा है? ये कोई डी रिंग वाला का ऊरा तो है नहीं। यहाँ पे फादर कहता है डायरेक्टर से जिनका कि मिस्टर जैंग आप इतने चुप क्यों? अब ऐसा मत कहो कि इस बच्चे ने आपको डरा दिया हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है नहीं, ये बस मैनरलेस लड़का है, मैं बस कुछ सोच रहा था। तो फिर डायरेक्टर कहता है बच्चे मैं तुम्हें यहाँ का एक किलर वर्ल्ड का एक रूल बताता हूँ जो कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। और वो रूल ये है कि अगर कोई सीनियर या फिर हाई रैंक वाला किलर किसी जूनियर को देखता है अगेंस्ट उसके, तो यहाँ पे सीनियर को एक चॉइस दिया जाता है मारने के लिए जूनियर को, टू एग्जीक्यूट देयर जूनियर। और यहाँ पे वो रूल की बुक फेंक मारता है पीटर की ओर। एक बार मैं ये बुक फेंक दूँ तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे पीटर एक हाथ से उस बुक को पकड़ लेता है विथ हिज आर्म। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुमने अपने आर्म को ऊपर करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे वो डायरेक्टर यहाँ पे इसके एक पेट पे मारता है पीटर के। और ये एक ह्यूमन का नेचर होता है कि जहाँ पे मारा जाता है इस एरिया पे वो दर्द के मारे तड़पड़ा उठता है। लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पे वार नहीं करने वाला था, मैं तुम्हारी आंखों पे वार करने वाला हूँ। फिर सडनली देखते हैं हम कि पीटर भाई उस रोजरी को जो उसके हाथ में माला है वो तार जैसी हो चुकी है। और यहाँ पे डायरेक्टर सोचता है कि ये कोई आम रस्सी नहीं, आम माला नहीं है, और सडनली उसका कट चुका है गला। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई ये सपना देख रहा है ना, ये सपना देख रहा है। सपने से बाहर आके ये जो फादर है वो कहता है मिस्टर जिंग क्या कर रहे हो, इतने चुप क्यों हो? भाई इतनी देर से ये सपना देख रहा है कहते से मैं खुद ही शौक में हूँ यार, ये सपना देख रहा है, तुम भी शौक में हो गए ना। एंड रियलिटी में बाहर आके डायरेक्टर कहता है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, आई कांट डू दिस, क्योंकि मैं हजारों बार कोशिश कर चुका हूँ एंड मैं हर बार मारा जा चुका हूँ। भाई इसने ये इमेजिन कर लिया कि ये अगर लड़ेगा तो ये हारेगा ही, मरेगा ही। और इतने सालों में पहली बार इतने टाइम बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं हर बैटल में हार रहा हूँ, मतलब हर तरीके से हार रहा हूँ। क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक भी चाकू नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे हार रहा हूँ। और ये सही बात नहीं है, ये हारने से भी बहुत बहुत ये पूरा जो इसकी आंखों में है, ये जो मैं सोच रहा हूँ इससे भी परे है। मैं करूँ क्या मैं मर जाऊँ? एंड पीटर उसको देख रहा है भाई कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो अचानक से डायरेक्टर उसके सामने आते हैं और बोलता है सॉरी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा डायरेक्टर बोलता है। भाई बिना लड़े उसने इतना सब कुछ इमेजिन कर लिया और आप सॉरी बोल रहा है। भाई इसका उरा तो पीटर का उरा तो अलग ही लेवल का है। डायरेक्टर पीटर से कहता है कि एक किलर की जो बेसिक स्किल होती है वो सबसे पहली स्किल होती है अपनी डेथ को डिटेक्ट करने की। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद पीटर जाता होता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो सर आप एक किलर बनने के काबिल हो। और यहाँ से पीटर चला जाता है। तो यहाँ पे फादर डायरेक्टर से कहता है कि क्या कर रहे हो आप, उसे जाने दे रहे हो? तो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें मरना है क्या? फिर वो कहता है कि अरे वो तो बस एक बच्चा है, तुम्हें हो क्या गया है डायरेक्टर? इतने में ही दरवाजे पे खड़ी होती है कुत्ते वाली लड़की और वो सोचती है अंदर क्या हो रहा है, सीनियर को हो क्या गया है। एंड वो कहती है पीटर से कि तुम लड़ने गए थे अंदर, क्या होता अगर तुम पकड़े जाते तो? और पीटर कहता है कि ऐसा होता ही नहीं। तो कुत्ते वाली कहती है कि हैं क्या बोल रहे हो तुम? पीटर कहता है तुम ही सोचो, अंदर जो लोग हैं वो बी किलर वाले है ना, एंड अगर वो एक डी रैंक वाले किलर से हार जाते तो ये कोई बेइज्जती से कम नहीं होती, वो अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहते और वो एक सिंगल मुक्का उठाने लायक नहीं रहते एक 18 साल के बच्चों के ऊपर। एंड पीटर कहता है यहाँ पे कि ये सुन लिया ना तुमने, अब जाओगी जीवन। और यहाँ पे अपनी जीवन कहती है कि मैं यहाँ पे इसे देखने आई और ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। ब्रुम ब्रुम करके भाई निकल गया पीटर यहाँ से। हाँ तो सीन चेंज होता है कोच के रूम में और कोच चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा वॉलंटियर लाइसेंस उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी इम्पोर्टेंट
तुम्हारी जिंदगी है और तुम उसे हार कर आ गए। और यहाँ पे डोगो ब्रदर्स एकदम चुपचाप और डरे हुए हैं। इतने में वो देखते हैं पीछे से आ गया है डायरेक्टर मिस्टर जियांग। डायरेक्टर बोलता है अरे बच्चे सुनो। और उसे देख के डोगो ब्रदर्स बोलते हैं कि अरे भाई मदद करो, ये सामने आत्मा है, चले जाओ यहाँ से, आत्मा पावर ऑफ क्रिस तुम्हें मार डालेगी। फिर यहाँ पे या डायरेक्टर कहता है कि अरे मैं यहाँ पे अच्छे से आया हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डरते डरते डोगो ब्रदर्स बोलते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो सर, आप क्या फिर से फाइट करने आए हो क्या हमारे साथ। तो डायरेक्टर कहता है एक्टिंग करना बंद करो तुम, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम सबकी लाइसेंस देने आया हूँ वापिस से। कसम से यार मुझे काफी हंसी आ रही है चैप्टर पढ़ के। एंड ये देखने के बाद डोगो ब्रदर्स खुश हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ब्रदर्स बोलते हैं कि थैंक यू सर, मैंने तो आपको कितना गलत समझा था, लेकिन आप तो देवता निकले, देव मानुस। वो वहाँ पे खड़ा होता है पीटर, जिसके हाथ में एक फाइल, और उसे देख के डायरेक्टर कहता है दैट किड स्टिल गिव्स मी गूज़बम्प्स। यार मुझे अभी भी इसमें कोई बुरा ही दिख रहा है यार, गूज़बम्प दे रहा है तो अभी तक। खैर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और डोगो ब्रदर्स कहते हैं थैंक यू सर। यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, बस हो गया, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे लड़कियाँ बोलती है डोगो ब्रदर्स को कि बिगी एंड जूनियर हमें तुम्हारा कार्ड दिखाओ। एंड दोनों कहता है कि हम क्यों दिखाए तुम्हें हमारा कार्ड, एक मामूली सी ट्रेनिंग करने वाले किलर्स को। एंड यहाँ पे पीटर कहता है मुझे यूना को कार्ड देना होगा वापस से। सीन शिफ्ट होता है यूना के ऊपर, जहाँ पे यूना अपनी ट्रेनिंग कर रही है लड़ते हुए चाकू से। क्या नाम था उसका, सैगेंडो गेंडो क्या नाम था, मतलब उसको इमेजिन करके कि ये गेंडो के साथ लड़ रही है ऐसा। एंड वो सोचते हैं मैं इतनी कमजोर हूँ, अब तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये पसीने से रत पदर हो गई है। एंड इतने में ही पीछे से आता है अपना पीटर, और वो कहता है क्या कर रही हो तुम, ये लो तुम्हारा वॉलंटियर कार्ड, मैं तुम्हें ये वापस लौटाने आया हूँ। फिर यूना कहती है कि भूल जाओ इसे, मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती। एंड यहाँ पे पीटर कहता है, ये नीचे एक फ़ोन गिरा हुआ है एक्चुअली, एंड उसमें यूना का भाई है। जो पीटर कहता है कि एंड क्योंकि ये तुम्हारा भाई है इसीलिए तुम अपने भाई को बचा नहीं पाई, इसलिए तुम खुद को कमज़ोर कहती हो और तुम यहाँ पे ट्राई कर रही हो टू बिकम अ किलर, जिसके लिए तुम अनफिट हो, ये सब कुछ तुम यूजिंग के लिए कर रही हो। फिर यूना कहती है शट अप, तुम जानते ही क्या हो। फिर पीटर कहता है सच में मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। यूना कहती है तुम चुप हो जाओ और मुझसे बात मत करो। खैर मैं तुम्हारे बारे में कुछ तो जानता हूँ, ऐसा पीटर कहता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे भाई के बारे में, जैसे कि तुम्हारा भाई तुम्हारा सगा भाई नहीं है। एंड ये सुनने के बाद यूना कहती है तुम्हें कैसे पता। फिर पीटर कहता है कि मुझे बताओ एक्चुअली हुआ क्या है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच। भाई यहाँ पे सीन काफ़ी मतलब सैड हो जाता है। फिर हमें यूना के पास के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा है वो बोल रहा है यूना मैं इस झूले में घूमना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आओगी क्या, हम तुम्हारी फैमिली है, हम नहीं है क्या। जहाँ पे यूना उस लड़के से कहती है यूजिन से कि फैमिली, अबे जा फैमिली, चले जाओ यहाँ से यूजिन, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। बड़े यार फैमिली वाले। मैं जब पैदा हुई मुझे एक स्टेशन के लॉकर के वहाँ पे छोड़ दिया गया, मेरी फैमिली नहीं है, मैं वहाँ पे मरने वाली थी, बट बदकिस्मती से मुझे इस अनाथालय में लेके आ गए कुछ लोग। माना कि हमारे पास खाना नहीं था वहाँ पर, और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वहाँ पे अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं था। फैमिली या फिर फ्रेंड्स के लिए मेरे अंदर कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई रिश्ता बनाऊँ, क्योंकि मैं फिर से अनाथ नहीं होना चाहती थी। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मैं बस मरना चाहती हूँ। फिर सीन दिखाया जाता है कि यूना एक बेड पे लेटी हुई है डॉक्टर के रूम में, जहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है यूना तुम ब्लीड कर रही हो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मतलब उसके डॉक्टर के आसपास लोग हैं, तो वो पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है कि ये एक मिशन पे गई थी, वहाँ पे मिशन के दौरान इसको चोट लग गई है ना, अब ये ब्लीडिंग कर रही है। दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमारे पास तो ब्लड का दूसरा पैकेट ही नहीं है, क्या हमें इसे योंगेस हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। और दूसरा डॉक्टर बोलता है क्यों, इसे मरने के लिए। तो दूसरा डॉक्टर बोलता है कि लेकिन यूना तो हमारे साथ काफ़ी टाइम से थी। एंड दूसरा डॉक्टर कहता है कि अरे भूल जाओ इसे, हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां हैं, जल्दी से इसे रफा दफा करो। एंड ये सब बातें यूना सुन रही होती है और वो कहता है, तो यूना का भाई वहाँ पे खड़ा है यूजिन, एंड यूजिन को कोई बुला रहा है कि वहाँ से आ जाओ, तुम वहाँ पे नहीं रह सकते। एंड वो कहता है आ रहा हूँ अभी, जस्ट थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ पे यूना खुद से सोच रही होती है कि मुझे पता था, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और मुझे पहले से ही पता था ये अनाथालय है कैसा, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। और अच्छी बात है ये अब हो गया है, मैं अब आज़ाद हूँ, थैंक गॉड मैं मरने वाली हूँ। एंड इतने में ही यूना देखती है कि वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में है, और यूना का आता है हॉस, और डॉक्टर कहता है कि यूना तुम ठीक तो हो ना। तो जो डॉक्टर था उसने बोला कि ये एक मिरेकल है ऐसा यूना को उस दिन। फिर वहाँ से बचने के बाद जब यूना पार्क में, मतलब वहाँ जहाँ पे यूजिन है वहाँ पे गई, तो वो पूछती कि यूजिन कहाँ पर है।
लेकिन उस दिन के बाद उसे यूजिन कहीं पे दिखा ही नहीं। तो यहाँ पे जिनसे वो यूना पूछती है कि यूजिन कहाँ पर है, वो बताते हैं कि वो जो छोटा लड़का था वो उस दिन हॉस्पिटल में भाग रहा था या तुम्हें बचाने के लिए। डॉक्टर ने उसे काफ़ी रोका लेकिन वो रुका नहीं। वो बोल रहा था कि मुझे अपनी बहन को बचाना है, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। तो जितना ब्लड तुम्हें चाहिए तुम मेरे अंदर से ले लो। तो इस वजह से यूना उसे ढूंढ रही है। जैसे ये बात उसे डॉक्टर ने बताई है। तो जब यूना को ये बात पता चली तो तब से ही वो यूना को क्या यूजिन को ढूंढ रही है। और वो डॉक्टर से बात, वो भागते भागते डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि अब बस करो, मेरे भाई को और मत ट्रीट करो इतना, उसे छोड़ दो। यूना कहती है कि उसे अब यहाँ से मत निकालो क्योंकि उसमें से काफ़ी खून निकाल चुका है ना, तो अब वो किसी काम का नहीं है, सो इसलिए। यूना कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, मैं अब तुम्हें पैसे ला के दूंगी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। सो जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी तुम्हें, नो मैटर कितना ज़्यादा लगता है, मैं उसकी बहन हूँ। सो फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई वो उसकी बहन है। एंड वो कहती है कि अब मुझे फाइनली एक रीज़न मिल चुका है जीने के लिए, और ये है वो रीज़न। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो मेरा सगा भाई नहीं है तो, एंड क्या फ़र्क पड़ता है वो मेरे जैसा दिखता नहीं है, मैं उसे बचाऊंगी। ऐसा वो ये सारी बातें यूजिन को बताती है कि वो ये सारी चीज़ें उसके साथ